अस्सलाम वालेकुम नाजरीन गिरामी। जापान दुनिया का वो मुल्क है जो टेक्नोलॉजी और तरक्की में सबसे आगे माना जाता है, लेकिन 11 मार्च 2011 को कुदरत ने इस मुल्क को एक ऐसा जख्म दिया जो आज तक नहीं भर सका। इस दिन तारीख का सबसे खौफनाक ज़ल्ज़ला और उसके बाद आने वाले सुनामी ने जापान के साहिली इलाकों को मलबे के ढेर में बदल दिया। हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। इस तबाही के फौरन बाद जापानी हुकूमत और वहाँ के इंजीनियर्स ने एक ऐसा फैसला किया कि वो मुस्तकबिल में ऐसी तबाही को रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। इसी सोच के तहत एक ऐसे मंसूबे का आगाज हुआ जिसे इंसानी तारीख का एक बहुत बड़ा और महंगा तरीन दिफाई मंसूबा कहा जाता है। जापान ने फैसला किया कि वो अपने साहिलों पर, खास तौर पर टोहोको के इलाके में कंक्रीट की एक बहुत बड़ी दीवार तामीर करेगा। एक ऐसी दीवार जो समंदर और शहर के दरमियान खड़ी होगी और आने वाले किसी भी सुनामी को रोकेगी। ये कोई मामूली दीवार नहीं थी, बल्कि इसकी लंबाई तकरीबन 400 किलोमीटर तक फैलाई जाने वाली थी और इसकी ऊंचाई कई जगहों पर 5 मंजिला इमारत के बराबर रखी गई। इस मंसूबे का मकसद बिल्कुल साफ और सीधा था कि लोगों की जानें बचाई जाएं। हुकूमत का कहना था कि अगर दोबारा इतना बड़ा सुनामी आया तो यह दीवार पानी की लहरों को रोक लेगी या कम अज कम उनकी रफ्तार इतनी धीमी कर देगी कि लोगों को भागने और जान बचाने का वक्त मिल जाएगा। काम शुरू हुआ और साहिल के किनारे कंक्रीट के पहाड़ खड़े किए गए। इस प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 12 अरब डॉलर से भी ज्यादा थी, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में खरबों बनते हैं। इंजीनियर्स ने दिन रात काम किया और देखते ही देखते जापान के खूबसूरत साहिल, जहां कभी रेत और खुला समंदर नजर आता था, वहां सुरमई रंग की ऊंची और खौफनाक दीवारें खड़ी हो गईं। बज़ाहिर ये मंसूबा एक बेहतरीन हल लग रहा था, क्योंकि जापान के पास वसाइल की कमी नहीं थी और ये अपनी आवाम को हर कीमत पर महफूज रखना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे ये दीवार बनती गई और जब ये मुकम्मल हुई तो इसकी नताइज वो नहीं निकले जिनकी तवक्का की जा रही थी। दुनिया को लगा था कि अब जापान महफूज है, मगर हकीकत कुछ और निकली। सबसे पहला और गैर मुतवक्का नतीजा वहाँ के मकामी लोगों के रद्द अमल की सूरत में सामने आया, जिन लोगों की जान बचाने के लिए ये दीवार बनाई गई थी। इसके सख्त खिलाफ हो गए। उनका कहना था कि इस दीवार ने उन्हें जेल में कैद कर दिया है। जापान की साहिली इलाकों के लोग सदियों से समुद्र के साथ जुड़े हुए थे। उनका रोजगार, उनकी खुराक और उनकी सकाफत सब कुछ समुद्र पर मुनहसर था। माहीगीर जो पहले अपने घरों से निकलते ही समुद्र को देखते थे ताकि मौसम और लहरों का अंदाजा लगा सकें, अब वो कंक्रीट की एक बेजान दीवार को देखने पर मजबूर थे। उनका राब्ता समुद्र से कट गया था। लोगों ने शिकायत की कि वो खुद को एक किले या जेल में बंद महसूस करते हैं, जहां हवा का गुजरना भी मुश्किल हो चुका था। ये नफसियाती असर इतना गहरा था कि बहुत से लोगों ने इन महफूज इलाकों को छोड़कर दूसरे शहरों में मुंतकिल होने को तरजीह दी, क्योंकि उन्हें वो कैद खाना कबूल नहीं था। दूसरा बड़ा मसला छोटे तहफ्फुज़ का एहसास था। ये एक बहुत खतरनाक नफसियाती पहलू है जिस पर पहले किसी ने गौर नहीं किया। जब आपके सामने एक 40 फुट ऊंची दीवार हो तो आपके जहन में ये बात बैठ जाती है कि अब आप मुकम्मल महफूज हैं और कोई भी तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माहिरीन ने जब इस सूरत हाल का जायजा लिया तो उन्हें पता चला कि ये दीवार लोगों को सुस्त और लापरवाह बना रही है। सुनामी के वक्त सबसे आम चीज भागना और ऊंची जगह पर जाना होता था। सुनामी के वक्त सबसे आम चीज भागना और ऊंची जगह पर जाना होता है। लेकिन अगर लोग दीवार पर भरोसा करके अपने घरों में बैठे रहेंगे तो वो मारे जाएंगे, क्योंकि कुदरत की ताकत के आगे कोई भी दीवार हमेशा के लिए नहीं टिक सकती। अगर सुनामी की लहर दीवार की ऊंचाई से ज्यादा आ गई, जैसा कि माजी में हो चुका है, तो दीवार के पीछे मौजूद लोग जो खुद को महफूज समझ रहे होंगे, उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये वो नतीजा था जिसने जापानी हुकूमत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। नाजरीन, इसके बाद माहौलियाती नुकसान का मामला सामने आया जो कि इंतहाई हैरान कुन था। जापान के साहिल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थे और कुदरती माहौल का एक तवाजुन कायम था, लेकिन 400 किलोमीटर लंबी दीवार ने इस पूरे इकोसिस्टम को तबाह करके रख दिया। साहिल पर मौजूद रेत खत्म हो गई, समुद्र, जानवरों और पौधों की कई अक़साम मुतासिर हुए और पानी का कुदरती बहाव रुक गया। वो इलाके जो कभी सियाहत की वजह से आबाद थे, अब वो वीरान नजर आने लगे, क्योंकि कोई भी सियाह समुद्र देखने के लिए कंक्रीट की दीवार के सामने जाना नहीं चाहता था। मकामी कारोबार तबाह हो गए और मईशत को वो धचका लगा जिसका अंदाजा तामीर से पहले नहीं लगाया गया था। ये दीवार सिर्फ पानी को नहीं रोक रही थी, बल्कि उसने हवा का रास्ता भी रोक दिया था, जिससे करीबी शहरों की दर्जा हरारत में तब्दीली नोट की गई और लोगों का रहन सहन भी मुतासिर हुआ। एक और आम बात जो इस मंसूबे के नताइज में सामने आई वो ये थी कि इंजीनियरिंग कभी भी कुदरत का मुकम्मल मुकाबला नहीं कर सकती। जापान में एक कस्बा है जिसका नाम तारो है। वहाँ भी माजी में ऐसी बड़ी दीवारें बनाई गई थी जिन्हें ग्रेट वॉल ऑफ तारो कहा जाता था। लोग समझते थे कि वो दुनिया के महफूज तरीन जगह पर हैं, लेकिन 2011 के सुनामी में वो दीवारें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं और पानी शहर में दाखिल हो गया, जिससे भारी जानी नुकसान हुआ। इसने 400 किलोमीटर के मंसूबे के बाद भी माहिरीन ने यही वार्निंग दी कि अगर ज़ल्ज़ला बहुत शदीद हुआ तो हो सकता है कि ये दीवारें खुद गिर जाएं और इनका मलबा पानी के साथ बहकर शहरों में मजीद तबाही फैलाएं। यानी जो चीज हिफाजत के लिए बनाई गई वो खुद एक हथियार बन सकती है। ये वो हकीकत थी
जिसे मानना बहुत मुश्किल था, लेकिन नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। दोस्तों, जापान के इस तजर्बे ने दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक दिया। वो सबक ये है कि कुदरत से लड़ने के बजाय उसके साथ हम आहंगी पैदा करना ज्यादा जरूरी है। इस दीवार की तामीर के दौरान ही जापान के अंदर एक बड़ी बेस छिड़ गई कि क्या हमें ग्रीस स्ट्रक्चर यानी कंक्रीट और सीमेंट पर पैसा लगाना चाहिए। यहाँ के ग्रीन इंस्पेक्टेशन बहुत से माहिरीन ने तजवीज दी कि दीवार बनाने के बजाय साइलों पर घने जंगलात उगाए जाएं और मिट्टी के नीचे टेले बनाए जाएं। ये तरीका न सिर्फ सस्ता होता बल्कि सुनामी की लहरों की शिद्दत को कम करने में बहुत मददगार साबित होता और साथ ही माहौल भी तबाह न होता। लेकिन हुकूमत ने कंक्रीट का रास्ता चुना और अब नतीजा ये है कि अरबों डॉलर्स खर्च करने के बाद भी लोग ना तो मुकम्मल मुतमईन हैं और ना ही मुकम्मल महफूज। दोस्तों, इस पूरे मंजरनामे में एक और दिलचस्प पहलू जापानी मुआशरे का नज़्म ज़िद भी है। इतनी मुखालफत और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जब हुकूमत ने फैसला कर लिया तो तामीर मुकम्मल हो, लेकिन अब वहाँ के रिहायशी इस दीवार को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जगहों पर दीवारों में छोटी खिड़कियाँ बनाई गई हैं ताकि लोग समंदर को देख सकें, लेकिन ये खिड़कियां मोटे शीशों से बंद हैं और वो खुलापन अब कहीं वापस नहीं आ सकता। नौजवान नस्ल जो अब इन दीवारों के साए में बड़ी हो रही है, इनके लिए समुंदर एक दुश्मन या खतरा बन गया है जो दीवार के उस पार मौजूद है, जबकि पुरानी नस्ल के लिए समुंदर एक दोस्त और रिस्क का जरिया था। ये नस्लों के दरमियान सोच का फर्क भी इसी दीवार का एक नतीजा है। आज जब हम इस 400 किलोमीटर लंबी दीवार को देखते हैं तो ये इंसानी अज़्म और टेक्नोलॉजी का एक शाकार ज़रूर लगता है, लेकिन साथ ही ये इंसान की बेबसी का मुँह बोलता सबूत है। ये बताती है कि हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, हम समंदर को कैद नहीं कर सकते। जापान का ये तजर्बा अब बाकी दुनिया के लिए एक स्टडी केस बन चुका है। वो ममालिक जो मौसमियाती तब्दीलियों और समुद्री तूफानों के खतरे से दो चार हैं, वो जापान की इस दीवार को देखकर फैसला कर रहे हैं कि इन्हें क्या करना है और क्या नहीं। ये दीवार दुनिया को ये सिखा रही है कि हिफाजत का मतलब सिर्फ कंक्रीट की रुकावटें खड़ी करना नहीं है, बल्कि हिफाजत का मतलब शऊर और कुदरत का एहतराम है। नाजरीन, आखिर में ये समझना भी ज़रूरी है कि जापान ने यह दीवार किसी बड़े मकसद के लिए नहीं बनाई थी। इनकी नीयत अपनी कौम को बचाने की थी, लेकिन बाद औक़ात अच्छे फैसलों के नताइज वो नहीं निकलते जो हम सोचते हैं। ये दीवार अब भी एक हकीकत बनकर वहाँ मौजूद है। ये कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देती है और कुछ के लिए ये उनकी आज़ादी और फितरत से दूरी का सबब है। लेकिन सबसे बड़ी हकीकत ये है कि अगली बार जब कुदरत अपना गुस्सा दिखाएगी तो ये दीवार किस हद तक करामत साबित होगी, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता है। इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है और जापान ने ये कोशिश 400 किलोमीटर लंबी दीवार की सूरत में की, जिसने फ़ायदे से ज़्यादा नए सवालात खड़े कर दिए। और ये कहानी सिर्फ जापान की नहीं बल्कि इंसान और फितरत के दरमियान कभी न ख़त्म होने वाली कशमकश की कहानी है। और इस कहानी के बारे में आप दोस्तों की राय क्या है, कमेंट में हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें ताकि हम आप सबके लिए ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।